हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेल चैप्टर आज हम करेंगे। ठीक है, तो आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, अगर हम सेल की बात करते हैं पहले तो स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। अब सेल को हम क्या कहते हैं? सेल इज द बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट। बेसिक structural and functional unit of life. तो why it is known as structural and why it is known as functional unit of life? तो देखिए, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चरल यूनिट में बात करती हूँ। सेल्स हैं तो टिश्यूज हैं, टिश्यूज हैं तो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, और ऑर्गन्स हैं तो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। यानी अगर हमारी बॉडी में सेल्स ना हो तो ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स भी नहीं होंगी, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यूज बना, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज नोन एज ऑर्गन्स एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर नोन एज ऑर्गन सिस्टम। तो ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ Why cell is known as functional unit of life? तो फंक्शनल यूनिट क्यों है? फंक्शनल यूनिट में मैं आपको बताती हूँ। फंक्शनल यूनिट हमने इसको क्यों कंसिडर किया है? एक सेल है, इसमें जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है? न्यूक्लियस क्या करेगा? कंट्रोल हाउस, कंट्रोल करेगा सारी चीजों को। कंट्रोल हाउस ये सेंटर, ठीक है, ब्रेन भी बोलते हैं कुछ। देखिए, अब देखिए, यहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, इसके बाद इसमें क्या होगा? इस तरीके से ER लगा हुआ है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन, लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको बनाने का काम करता है, ठीक है। और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स के बेसिस में आपको बताऊंगी कि कौन किस चीज को बनाने का काम करता है। इसके सामने ही इस तरीके से गोल्जी प्रेजेंट होता है। गोल्जी का काम मेन क्या होता है? प्रोटीन जो ER में बना रखा है उसकी पैकेजिंग और डिलीवरी करने का काम करेगा, और डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी कभी कभी कर लेते हैं। वैसे ER का काम ज्यादा होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। देन लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइड बैग। वो अपना सुसाइड बैग क्यों है ये हम बात करेंगे, वो उसका काम भी है। फिर वैक्यूल कहीं कहीं प्रेजेंट हो सकता है, इसके बाद बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इस तरीके से, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करेगा? सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन प्रोवाइड करेगा और हमको एनर्जी देगा। देन हो गया ये राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स क्या करेंगे? दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है, ये काम करेंगे। तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, सेल ऑर्गेनली सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। इसी वजह से सेल इज नोन एज बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इस चैप्टर को हम आज ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पता है टाइम अब ज्यादा नहीं है नीट के लिए, तो हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में भी नहीं जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। डिस्कवरी ऑफ सेल्स, सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी? तो सबसे पहले तो नाम आता है रॉबर्ट हुक का। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखी थी, डेड सेल कॉर्क। क्या थी वो? कॉर्क थी। अब कॉर्क के बारे में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। इनकी जो बुक थी उसका नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन इससे एम्स में क्वेश्चन बना हुआ है कि इनकी जो बुक थी रॉबर्ट हुक की, वो क्या थी? माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट बात करते हैं एंटोनी वॉन लुएनहुक। एंटोनी वॉन लुएनहुक ने लिविंग सेल बताई थी, ठीक है। तो लिविंग सेल डिस्कवर की थी इन्होंने। इसके पीछे भी कहानी है, लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कहानी बताती रहूं। बुक्स की बात कर लेते हैं कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द सीक्रेट ऑफ नेचर, द सीक्रेट ऑफ नेचर इनकी बुक जो थी। तो ये हो गई दोनों, ये याद रखिएगा। एंटोनी वॉन लुएनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, और वो लिविंग सेल क्या थी? बैक्टीरियल सेल थी। इन्होंने इसको वाइल्ड एनिमल क्यूल्स नाम दिया था उस टाइम पे, वाइल्ड एनिमल क्यूल्स, कि कोई एक ऐसी सेल है जो चल रही है एनिमल्स के जैसे, तो वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। बुक थी द सीक्रेट ऑफ नेचर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट थे, सेल्डन एंड स्वान। सेल्डन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। सेल थ्योरी given by Sheldon, botanist, and Swan, zoologist थे। इन दोनों ने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। अब व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल थ्योरी, क्या था उनका सेल थ्योरी का जो फीचर्स थे वो क्या थे? चलिए मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, आप खुद लिख लेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बनी है। सेकंड, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल से ही हमारा स्ट्रक्चर बना है। यस, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। देन सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मैंने आपको अभी बताया कि सेल में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, इसी में ही अब आपके पास फिर क्वेश्चन आया हुआ है, ये जिपमर का क्वेश्चन था आपके पास कि जो हु गेव द एक्सटेंशन इन सेल थ्योरी, या एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी किसने दी? तो एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे Rudolf Virchow gave extension और सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में इन्होंने एक्सटेंशन दिया था, सेल थ्योरी को इन्होंने बढ़ाया था। क्या इनका कहना था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स ऑल दी न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी आज की जितनी भी नई सेल्स हैं वो सारी की सारी पुरानी सेल्स से बनी है। पुरानी सेल्स जब मरी होंगी तो उन्होंने नई सेल्स बना दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल दी today's cells या all the present cells are derived from the pre-existing cells, जो पुरानी सेल्स से निकाली गई हैं, पुरानी सेल्स से बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल थ्योरी। इसमें कुछ चीजें और आती हैं, पास्टर ने भी इसमें कुछ चीजें ऐड की थी, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए थे, तो वो चीजें हैं, बट अभी हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकते। तो देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस, सेल आर ऑफ कितने टाइप्स की होती हैं? ये हम पहले भी कर चुके हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? तो देखिए, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूं क्या होंगी। प्रो मीन्स क्या हो गया? प्रिमिटिव, पुराना, और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस इनमें होता है, यानी नॉट वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा इनमें, अच्छा खासा बना हुआ न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के बाहर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी आउटसाइड द न्यूक्लियस। नो और लेस सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट। लेस क्यों बोला? प्रेजेंट क्योंकि 70s राइबोसोम तो प्रेजेंट होता है, 70s राइबोसोम प्रेजेंट, तो वो भी तो सेल ऑर्गेनेली ही है, तो वो तो प्रेजेंट है ना। तो ये हो गया। और इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं, एग्जांपल्स में क्या हो गया? ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, खुद लिख लीजिएगा। चलिए लिख दिया मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया इसके एग्जांपल्स हैं, प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल। ठीक है, हम पहले भी वैसे इसको कर चुके हैं। यूकैरियोट में आ जाते हैं। यूकैरियोट में प्रिमिटिव की जगह यू का मतलब होता है एडवांस, एडवांस न्यूक्लियस, हैविंग एडवांस न्यूक्लियस। ठीक है, या ट्रू न्यूक्लियस आप कह सकते हैं, ट्रू न्यूक्लियस, यहाँ फॉल्स न्यूक्लियस है। ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें होगा, अच्छा खासा बना हुआ न्यूक्लियस होगा। तो अगर अच्छा खासा बना हुआ न्यूक्लियस होगा तो सेल अपना हर एक फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसके बाहर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी वहां पे, यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगी, और राइबोसोम यहाँ पे 80s राइबोसोम पाया जाता है, विच इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मैं आपको यही भी बता देती हूँ, राइबोसोम जो 70s है ये दो सब यूनिट से बना हुआ होता है, 50s और 30s। तो आप देखिए 50, 60, 70, 80 हो रहा है यहाँ, और यहाँ मैंने क्या लिखा है? 70। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि टोटल मिला के 80 और यहाँ 70। इसके पीछे भी रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अब यहाँ ये जो 80 वाला है इसमें क्या होता है? 60s एंड 40s, तो ये 100 होता है टोटल मिला के, 60 और 40 100। लेकिन देखा जाए तो वैसे ये क्या है? 80 है। तो क्या होता है इसमें? सेंट्रीफ्यूगेशन जब कराया जाता है तो कुछ पार्ट्स का लॉस हो जाता है, इस वजह से वो लॉस करके ही इस तरीके से कम वाला पार्ट ही हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया। हाँ, इसके एग्जांपल्स में आप लिखेंगे प्रोटेस्टा, मोनेरा को छोड़ के, मोनेरा बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये याद रखिएगा कि मोनेरा को छोड़ के बाकी क्या होता है? प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया आर द एग्जांपल्स ऑफ, किसके एग्जांपल्स होंगे? यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल होंगे। नाउ अब इसके बाद जो हम बात करते हैं सेल के शेप की बात करते हैं कि सेल का शेप कैसा होता है।
देखिए सेल की अगर शेप की बात करते हैं या सेल के साइज की बात करते हैं, साइज वाइज मैं पहले बता देती हूँ आपको। सेल साइज, तीन चीजें याद रखना। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है पहले भी बता चुकी हूँ, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है, सेल वॉल डेफिशिएंट होता है और बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। माइकोप्लाज्मा कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर तक, इतना छोटा। देन लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल होती है नर्व सेल, न्यूरॉन नर्व सेल, कितनी लगभग 1 मीटर तक लंबी। लार्जेस्ट सेल में ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा कितना हो सकता है 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक हो सकता है। वो जो छोटी स्केल होती है वो या उससे थोड़ा बड़ा ये हो सकता है। तो साइज वाइज तो ठीक है, हमने ये बात कर ली कि कौन स्मॉलेस्ट है, कौन लार्जेस्ट है, कौन लॉन्गेस्ट है। शेप वाइज अगर बात करते हैं, शेप वाइज मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ शेप वाइज क्या है। देखिए लीवर सेल की बात करते हैं, हमारी बॉडी में लीवर सेल वो पॉलीगोनल है, वो कैसे भी शेप चेंज कर सकती है। ठीक है, कोल्यूमिनर सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन। ठीक है, इस तरीके से कॉलम जैसी होती हैं, इस तरीके से कॉलम जैसी होती हैं। तो कोल्यूमिनर सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन। ओवल शेप की हो सकती हैं जैसे हैंस एग, ठीक है, राउंड हो सकती हैं फैट सेल्स, ठीक है, और लॉन्ग थ्रेड लाइक हो सकती है जैसे ये वाला है, तो लॉन्ग थ्रेड लाइक। न्यूरॉन्स सबको पता ही होगा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, डेंड्राइट्स इस तरीके से। ठीक है, तो लॉन्ग थ्रेड लाइक हो सकता है वो। फैट सेल्स गोल होती हैं, ये हैंस एग ओवल होता है। कोल्यूमिनर सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन। ठीक है, और कैसे ये हो सकते हैं बाकी डिफरेंट अदर शेप्स के भी हो सकते हैं इसके अलावा भी। तो ये हो गया आपका सेल का शेप और सेल का साइज। नाउ अब हम बात करते हैं इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल की। तो बैक्टीरियल सेल में मैंने आपको पहले ही बताया है, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी आपको, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हमारा चल रहा था तब हमने ये चीज की थी। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये मैंने बना दिया बैक्टीरियल सेल। ये हो गई फिमरी, जो मैंने आपको कुछ बताया था। फिमरी प्रोवाइड अटैचमेंट, फिमरी क्या करेगा अटैचमेंट टू द सरफेस, प्रोवाइड अटैचमेंट टू द सरफेस ऑफ रॉक्स या किसी भी अदर पार्ट में। जैसे बैक्टीरिया है उड़ के आया और कहीं पे चिपक गया, तो किसने चिपकाया उसको, उसमें प्रेजेंट फिमरीज ने उसको चिपकाया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला हेल्प इन मूवमेंट, किस चीज में हेल्प करेगा, मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाहर इस तरीके से, देखिए 3 में लेयर बना रही हूं इस तरीके से, ठीक है, पूरे पे होती है। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो सेल एनवेलप, सेल एनवेलप, फिर सेल वॉल। तो सेल वॉल इसमें किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकैन। ठीक है, सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकैन की, पेप्टिडोग्लाइकैन। और उसके बाद हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वही जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी ही होती है, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन। उसके बाद बात करते हैं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाएगी विच इज नोन एज मीजोजोम। मीजोजोम क्या करेगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन या किसी भी और चीज के, बट मेन काम इसका है इन रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन या डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करना, रेप्लिकेशन। अब उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया एक प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेक्ड होता है, खुला होता है, क्योंकि उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप होता नहीं है। और 2 टाइप के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, एक प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा क्या होता है क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी इसको बोलते हैं, क्रोमोसोम से बाहर है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, और एक होता है जीनोमिक डीएनए। तो ये हो गया जीनोमिक डीएनए, जीडीएनए भी इसको बोल देते हैं, जीनोमिक डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है इस तरीके से 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इन सब का काम आपको पता चल गया कि कौन क्या क्या काम करता है। प्लाज्मिड का काम क्या होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद ऐसे करेंगे कि जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की मैं आपको फटाफट एक 2 दिन में कंप्लीट करा दूंगी। तो उसमें फिर हम प्लाज्मिड के फंक्शन की बात करेंगे कि प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है। तो आपको
अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सा था, आपको पता भी है कि क्या क्या है, बस ये चीज याद रखिएगा। सेल वॉल जो होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शेप देती है बैक्टीरिया को और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ठीक है। म्यूराविक एसिड भी इसमें प्रेजेंट होता है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है ये। ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है, फटने नहीं देती बैक्टीरिया को। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेल एनवेलप की बात करते हैं, तो सेल एनवेलप में एक चीज आप समझ लीजिए, शायद ही मैंने आपको पहले भी बताया होगा बट अभी भी समझ लीजिए। देखिए सेल एनवेलप में ही अगर हम बात करें, यानी सेल एनवेलप जो है मैंने बाहर तो बनाया है बट इसके ही 3 पार्ट होते हैं, क्या, ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड सेल वॉल इसी का ही पार्ट है, और थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों, तो तीनों को मिला के, ये जो तीनों हैं इन तीनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, सेल एनवेलप हम कह सकते हैं, तीनों को मिला के। कौन कौन सी, ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे बाहर की लेयर है। अब ग्लाइकोकैलिक्स से 2 चीजें बताऊंगी। ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो स्लाइम लेयर हो सकती है या तो वो कैप्सूल टाइप हो सकते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स में यहां समझिए, ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इज स्लाइम लेयर। तो स्लाइम लेयर क्या होती है, लूज ग्लाइकोकैलिक्स। लूज ग्लाइकोकैलिक्स को हम क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। और कैप्सूल दूसरा होता है कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या करता है, बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में जाने के बाद भी बचाने का काम करता है, एंटीबॉडीज वगैरह से बचाने का काम करता है, ठीक है। तो कैप्सूल क्या हो गया, ये हो गया टफ ग्लाइकोकैलिक्स, टफ ग्लाइकोकैलिक्स है। तो यानी बैक्टीरिया में बाहर की तरफ से या तो स्लाइम लेयर प्रेजेंट होगी या कैप्सूल प्रेजेंट होगा, उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होगी जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होगी, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था सेल वॉल का कि जो सेल एनवेलप होता है, सेल एनवेलप के बेसिस पे जो बैक्टीरिया सेल है वो 2 टाइप की होती हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो जो ग्राम पॉजिटिव स्टेन को ले लेती हैं, कलर ले लेती हैं, ग्राम नेगेटिव वो जो ग्राम पॉजिटिव स्टेन को नहीं लेती, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि क्यों होता है। ग्राम पॉजिटिव वाले में सेल वॉल मोटी होती है तो स्टेन अंदर ही धस जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव वाले में सेल वॉल पतली होती है जिस वजह से स्टेन बाहर निकल के आ जाता है। और फिर जो काउंटर डाई हम डालते हैं वो काउंटर डाई वाला स्टेन को दिखाता है जो दोबारा हम डालते हैं, ठीक है। तो मीजोसोम का जो है, मीजोसोम का आप खुद ही लिखेंगे कि ये रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, यहाँ। और रेस्पिरेशन में तो करेगा, तो रेप्लिकेशन भी हो गया, रेस्पिरेशन भी हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा, तो ये सारे फंक्शन। और एक इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करेगा। ये सारे फंक्शन किसके थे, मीजोसोम, ठीक है। मीजोसोम के ये सारे फंक्शन है, मीजोसोम का फंक्शन भी आया हुआ है। और ये चीज याद रखिएगा, मीजोसोम में ये भी आया हुआ है कि मीजोसोम होता क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज मीजोसोम, तो ये इनफोल्डिंग है ना, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चल रही थी, इसकी इनफोल्डिंग हो गई, इस तरीके से फोल्ड हो गई, तो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आप लिखेंगे खुद ही, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। नेक्स्ट देखिए, फ्लैजिला में बात करते हैं, तो फ्लैजिला में भी क्या होता है, हुक, बेसल बॉडी और फिलामेंट, 3 चीजों से बना होता है। तो फ्लैजिला मेड ऑफ हुक, बेसल बॉडी और फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ठीक है, 3 चीजें। तो ये भी आप खुद ही लिख लेंगे, तो इसका लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। और इसके अलावा जो बैक्टीरिया है, मतलब ये काफी चीजें इसमें हो गई हैं। अब है कि बैक्टीरिया में 2 चीजें और पाई जाती हैं, एक पॉलीसोम पाया जाता है और एक इंक्लूजन बॉडीज इसमें पाई जाती हैं। तो देखिए राइबोसोम की हमने बात की ना, पॉलीसोम क्या होता है, राइबोसोम से रिलेटेड है। देखिए पॉलीसोम क्या है, और सेल इंक्लूजन हम किसको बोलते हैं, पॉलीसोम। देखिए एमआरएनए है, जब एमआरएनए में मेनी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, इस तरीके से, ठीक है, सेवरल या मेनी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या है, एमआरएनए कंटेन सो मेनी राइबोसोम्स, ठीक है, ये चीज सिंपल। इंक्लूजन बॉडी एक और चीज, तो ये आप खुद ही लिख लेंगे। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, स्टोरेज ग्रैनुअल्स। बैक्टीरिया में इंक्लूजन बॉडी गोल गोल सी बॉडीज होती हैं अंदर, जो किसी किसी चीज को स्टोर करने का काम करती हैं। तो वो सल्फर को स्टोर कर सकती हैं, और जैसे वो ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स हो सकती हैं, वो गैस वैक्यूल हो सकती है, फॉस्फेट ग्रैनुअल्स हो सकती हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज आर द स्टोरेज बॉडीज व्हिच स्टोर समथिंग, जैसे ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स तो ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा, फॉस्फेट ग्रैनुअल्स तो फॉस्फेट को स्टोर करेगा, ठीक है। इस तरीके से बैक्टीरिया में ये भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब उसके बाद बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल,
यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको पहले तो क्या बताया, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो यहाँ यूकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताएं हमने पहले ही कर ली है कि इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड होता है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनके पास बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, राइबोसोम एटीएस इनमें पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो और चीजें हम बात करेंगे कि इनमें कौन कौन सी अदर चीजें होती है। तो जेनेटिक मटेरियल, यहाँ जो हमने वहां पे नहीं किया था, जेनेटिक मटेरियल इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज रहेगा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्रोमोसोम की फॉर्म में रह गया। अब इसके साथ साथ अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, देखिए पहले तो ऑल पॉजेस सेल वॉल, ऑल पॉजेस सेल वॉल एक्सेप्ट एनिमल्स, एनिमल्स को छोड़ के बाकी सब, देखिए प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल टाइप हो सकता है, ठीक है, फंगी के पास है, प्लांट के पास है, बट एनिमल के पास नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे है कि प्लांट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट हैव वैक्यूल, वैक्यूल एट द सेंटर, ठीक है, एंड प्लास्टिड, प्लास्टिड्स हैं जो उसको कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा वैक्यूल बनता है, स्मॉल होता है और टेम्परेरी रहता है, बनता है, काम करता है और खत्म हो जाता है अगर प्रेजेंट है। जैसे अमीबा की बात करते हैं तो उसमें वैक्यूल तो होता है, हम ये नहीं कह सकते कि उसमें वैक्यूल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ बट ये होता है कि बाकी प्लांट में कौन सी चीज एब्सेंट होती है, तो बट सेंट्रियोल इज एब्सेंट। ठीक है, किसमें, प्लांट में सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता प्लांट में, लेकिन एनिमल में क्या होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। यहाँ डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में वैक्यूल और प्लास्टिड प्रेजेंट होता है बट सेंट्रियोल नहीं होता, एनिमल सेल में वैक्यूल और प्लास्टिड नहीं होता बट सेंट्रियोल होता है। ठीक है, वैक्यूल हो सकता है एनिमल सेल में लेकिन वो छोटा होता है, काम करता है और खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो मतलब टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, तो ये दिया था किसने, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। क्वेश्चन आ रखा है इससे ये भी आ रखा है कि इसी को दूसरा नाम क्या है, क्वासी फ्लूइड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वासी फ्लूइड यानी सेमी सॉलिड, ठीक है, क्वासी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड, नेचर ऑफ लिपिड भी आप बोल सकते हैं, नेचर ऑफ लिपिड। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, देखिए ये हैं सारे लिपिड्स, ये सब लिपिड हो गए। मैं थोड़ा दूर दूर बना रही हूं, पास पास कर दीजिएगा आप। देखिए ये हो गए लिपिड, ये वाला जो है लिपिड का हेड है और ये जो होता है ये लिपिड की टेल है। अब इनमें मैं एक डिफरेंस आपको बताती हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे जो लिपिड का हेड होता है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। ये होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होता है ये। ठीक है, इधर से ब्लड को फेस कर रहा है बाहर से, और अंदर की तरफ से बॉडी फ्लूइड जो बाकी अंदर है, सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको फेस कर रहा है। जो लिपिड होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसको पानी नहीं चाहिए इसलिए ये दूर होता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो एम्फीपैथिक नेचर भी इसको बोलते हैं कि कहीं कहीं पे वो हाइड्रोफोबिक है और कहीं कहीं पे वो क्या है, हाइड्रोफिलिक वो है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसी में ही कि यहाँ ये प्रोटीन होते हैं, कौन सा प्रोटीन है, ये पूरा अंदर तक घुसा हुआ प्रोटीन है ये, तो इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोल सकते हैं, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये हो गया एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सटर्नल या आउटर प्रोटीन, और ये जो है ये हो गया कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये हो गया, यानी इस चीज से बना हुआ होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से और प्रोटीन से मेनली बनी हुई होती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया था वो किसने दिया था, इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करते हैं, एक आपके पास क्वेश्चन आ रखा है इन आरबीसी, ये शायद 2017 में आया था, इन आरबीसी
52% ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट आरबीसी के ये सेल वॉल में, मतलब प्रोटीन इज प्रेजेंट एंड 40% लिपिड इज प्रेजेंट। अब आप बोलेंगे कि 40 और वो 52 और 40 100 तो हो नहीं रहा है, बाकी बची हुई चीजें भी तो हैं, कोलेस्ट्रॉल भी तो है, ठीक है। फिर यहाँ क्या होती है, यहाँ इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंटीजन्स इस तरीके से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है 2017 में आई थिंक बना है, 17 या 18 में, कि राइबोसोम में 52% प्रोटीन पाया जाता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और 40% लिपिड इसमें पाया जाता है। तो ये हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। नेक्स्ट फिर उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये चीज याद रखिएगा कि दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, चीजें अंदर और बाहर कैसे जाएंगी, सेल के अंदर और बाहर कैसे जाएंगी, या तो वो एनर्जी का यूज करके जाएंगी, तो अगर एनर्जी का यूज करके जाएंगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हमारी बॉडी में चलता है। और या तो वो विदाउट एनर्जी जाएंगी, उनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हो गया जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहां विदाउट एनर्जी चीजें फ्लो कर रही हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये चीज याद रखिएगा, ये क्या है, सेमी परमिएबल है, यानी कुछ ही चीजों को अंदर बाहर जाने देता है, सारी चीजों को अंदर बाहर नहीं जाने देता। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल की। अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल प्लांट्स में बनी हुई होती है, सेलुलोज की फंगस में बनी हुई होती है, काइटिन की प्लांट में, ये हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की भी बन सकती है, ठीक है। सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, शेप देना सेल को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आता है सबसे पहले ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो बनाता है गोल्जी को, फिर गोल्जी बनाता है लाइसोसोम को, और लाइसोसोम बनाता है वैक्यूल को। तो ये चारों चीजें इसमें आती हैं और लाइन वाइज ही आती हैं। तो इसको हम GERL, एम्स का क्वेश्चन है, गर्ल सिस्टम। गर्ल सिस्टम किसको कहते हैं, गर्ल सिस्टम क्या बनाता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो गर्ल में G क्या हो गया, गोल्जी, ई हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एल हो गया लाइसोसोम। वैक्यूल को इसलिए काउंट नहीं किया हुआ है क्योंकि वैक्यूल हम किसमें बोलते हैं, प्लांट सेल में ही हम वैक्यूल को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ए नेटवर्क रेटिकुलम, इट इज ए नेटवर्क ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका ये नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और क्या होता है, इनमें ल्यूमन प्रेजेंट होता है जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, आउटर और इनर पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ टाइप्स की बात कर लेते हैं सीधे। तो टाइप्स में दो टाइप के ये होते हैं, एक क्या हो गया स्मूथ ईआर और एक रफ ईआर। स्मूथ ईआर में क्या होता है, जो ईआर है उसमें इस तरीके से राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते, तो नो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। रफ वाले में इस तरीके से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम की वजह से क्या होता है, ये रफ नेचर, अगर आप इसको छूते हैं, वैसे बहुत छोटा होता है बट ये रफ नेचर प्रोवाइड कर देता है राइबोसोम। यहाँ राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ नेचर प्रोवाइड करेगा। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने का, ठीक है। हम बोले यहाँ राइबोसोम नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, ये कौन कौन सी चीज बनाएगा, एक तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, सेल के अंदर जो भी गंदगी वगैरह है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। दूसरा ये क्या करता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या नहीं बना सकता, प्रोटीन नहीं बना सकता, तो ये थोड़ा फैट बनाता है, थोड़ा लिपिड बनाता है और थोड़ा प्रोटीन। तो फॉर्म फैट, लिपिड एंड प्रोटीन, बट प्रोटीन बहुत कम होता है। यही तीनों चीजें किसके लिए चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। अभी हमने पढ़ा फ्लूइड मॉजिक मॉडल में, फैट में क्या हो गया कोलेस्ट्रॉल, तो ये तीनों चीजें, तो इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कह सकते हैं। बायोजेनेसिस मतलब वो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत है वो उसको बनाने का काम करेगा। बट यहाँ अगर हम बात करें राइबोसोम प्रेजेंट है, तो यहाँ तो प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा ये तो सिंपल सी बात है, समझ आई गई कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का काम करेगा। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गोल्जी बॉडी, तो हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्जी बॉडी। ये आप याद रखिएगा कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन नहीं बनाता, वो थोड़ी थोड़ी चीजें सभी बनाता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं,
ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, लिख लीजिएगा खुद ही। गोल्जी को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। कैमिलियो गोल्गी थे, गोल्जी बॉडी, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, गोल्जी अपैरेटस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया था? कैमिलियो गोल्गी डिस्कवर फर्स्ट नियर न्यूक्लियस, उन्होंने न्यूक्लियस के आसपास देखा था इसको सबसे पहले। अब देखिए गोल्जी की अगर हम बात करते हैं तो गोल्जी ज्यादा किससे बनता है? मेड बाय ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी को बनाने का काम करता है। अब गोल्जी में गोल्जी में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है? तो देखिए ये क्या होता है, ये सिस्टर्नीज से बना होता है, तो फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नीज यानी डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, उससे बने हुए होते हैं। और यही हम क्या बोलते हैं, ये जो सिस्टर्नीज होते हैं ये गोल्जी को किसके आसपास रखते हैं? ये न्यूक्लियस के आसपास रखते हैं। गोल्जी के 2 फेजेस होते हैं, तो वो 2 फेजेस क्या क्या हैं? एक होता है इसमें सिस फेज और एक होता है ट्रांस फेज। तो देखिए मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ये सेल है, ये न्यूक्लियस थोड़ा सा किनारे बना दिया, ये इससे अटैच ER, इसके पास में इस तरीके से गोल्जी। तो गोल्जी का ये वाला जो फेज है ये है सिस फेज, ठीक है। और ये इस तरीके से जो किनारे वाला फेज है ये है ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज। सिस फेज जो होता है वो मैच्योरिंग नहीं होता, ठीक है, वो फॉर्मिंग फेज होता है। तो आप इसको फॉर्मिंग फेज भी कर सकते हैं, फॉर्मिंग फेज। और ट्रांस जो है ये हो गया मैच्योरिंग फेज। तो ये क्या होता है, ये दूर दूर जाता है। और पहले ये ऐसे होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें ये जो मोटापा है इसका, ये मोटा जो है मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये पतला होता है और इसके किनारे किनारे इस तरीके से ये ऐसे कर देगा, ठीक है, फुला देगा। थोड़ी देर बाद यही जो है ये इस तरीके से हो जाता है और इसके बाहर के ये जो है ये वेसिकल्स बना देते हैं, वेसिकल्स, ठीक है, गोल्जी वेसिकल्स होते हैं। तो ये गोल्जी वेसिकल्स क्या करते हैं, इनका जो काम होता है ये क्या करते हैं, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड डिलीवरी ऑफ ER प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोटीन है उसको पैकेज करेंगे। पैकेज मैंने आपको पहले लिखा दिया, वैसे पहले मॉडिफिकेशन होगा, देन पैकेजिंग और देन डिलीवरी। तो जहां जहां भी सेल्स में जरूरत है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनाए हुए प्रोटीन की, उस प्रोटीन को ये जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती हैं। नेक्स्ट है, इसी में ये फॉर्मेशन ऑफ क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाती है कि इट फॉर्म्स ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन आ रखा है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से आया था क्वेश्चन कि ग्लाइकोलिपिड कौन फॉर्म करता है। बाकी आपको पता ही है कि गोल्जी और क्या क्या काम करता है, तो वो एक्रोसोम मैंने आपको बताया था कि स्पर्म्स में भी क्या काम करने का काम करता है, ठीक है। तो लेकिन फॉर्मेशन ऑफ क्या जो गोल्जी ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, इसकी ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ दी सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसको पता है कि किन चीजों को कहाँ कहाँ पहुंचाना है। सेल्स में जिस जिस पार्ट में प्रोटीन की जरूरत है ये वहां तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनाए हुए प्रोटीन को पहुंचाने का काम करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये क्या करेगा, एक तो ये गोल्जी के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है, तो एक आप लिखेंगे लाइसोसोम फॉर्मेशन ये करेगा, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी फॉर्म करने का काम करता है, ठीक है। ये हो गया गोल्जी। नेक्स्ट अब उसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का आप खुद ही लिख लेंगे। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है। तो सुसाइड बैग या डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जिस सेल में प्रेजेंट होता है ये उसी एंटायर सेल को इनगल्फ कर लेता है, उसे ही खा जाएगा। और क्यों ऐसा करता है, क्योंकि इसके पास हंड्रेड्स ऑफ एसिडिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो एसिडिक नेचर में ही क्या होता है, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। उनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एसिडिक एंजाइम्स ये होते हैं। और कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, तो जैसे प्रोटीएज होता है, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेज होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा, ठीक है, लाइपेज होगा वो लिपिड को तोड़ देगा। तो ये सारी की सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं, किसमें, लाइसोसोम में। लाइसोसोम को कौन बनाता है, गोल्जी लाइसोसोम को बनाने का काम करेगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, तो लाइसोसोम में इतना याद रखिएगा कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, देखिए सुसाइड बैग इसको क्यों कहते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा भी है, ये क्या करता है, सेल के अंदर प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारने का काम करता है, उस सेल को ही खत्म कर देगा जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया है। फिर उसके बाद वैक्यूल की बात करते हैं नेक्स्ट। तो वैक्यूल में देखिए ये भी आप लिखेंगे खुद ही, अबाउट 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल, ठीक है। क्या होता है, इस तरीके से वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के ठीक बीचों बीच में प्रेजेंट होगा।
और इसके बाहर की जो लेयर होती है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो कंटेन वाटर सैप, ठीक है, मिनरल्स भी होता है और वाटर भी होता है, तो ये रेजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट की सेल को, क्या करेगा, रेजिडिटी प्रोवाइड करेगा, और 90% वॉल्यूम को यही घेर के रखेगा प्लांट सेल में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कि ये क्या करेगा, इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वैक्यूल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होते हैं। तो दूसरा ये क्या काम करता है, तो इसके जो फंक्शन है ये आप लिख लेंगे खुद ही, फूड वैक्यूल इन अमीबा इसका टाइप है, लेकिन वो क्या है, अमीबा में कह रही हूं, बनेगा, काम करेगा, खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा हेल्प इन एक्सक्रीशन, वो एक्सक्रीशन का काम करेगा, यानी वैक्यूल जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखने का काम करता है। तो फंक्शन में हम ये कह सकते हैं मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर बैलेंस को बनाने का काम करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस इन सेल। टोनोप्लास्ट याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा गर्ल सिस्टम जो भी था ये पूरा हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ये आप खुद लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा और एटीपी की फॉर्मेशन करेगा। हमने जो भी खाना खाया है वो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कराएगा। क्रैब्स साइकिल आपने सुना होगा, क्रैब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलती है, ठीक है, तो वहीं से मैक्सिमम एनर्जी बनती है, तो इसीलिए एटीपी की फॉर्मेशन करता है, इसलिए इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। इसके जो अंदर की इनफोल्डिंग होती है उनको क्रिस्टीज कहा जाता है, इनर इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टीज, ठीक है, इस तरीके से ये क्रिस्टीज। क्रिस्टीज, तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करेंगे। इस तरीके से फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक चीज और इसमें है कि इसमें क्या होता है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को ये कहा जाता है एंडोसिम्बायोटिक, वो करता है ये, मतलब कैसे बना है ये, तो ये माना जाता है कि ये प्रोकैरियोट था और ये हमारी बॉडी में आया, इसने हमारी बॉडी के लिए अच्छे काम किया, तो बॉडी ने इसको अपने अंदर ही रख लिया। इसी वजह से इसके पास, प्रोकैरियोट के पास जैसे खुद का न्यूक्लियस होता है, या खुद का न्यूक्लियस का मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है, वैसे ही इसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये याद रखिएगा आप कि यहाँ क्रिस्टीज क्या काम करेंगी, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करेंगे। डबल मेम्ब्रेन के होते हैं, 1 to 2 मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनर कंपार्टमेंट जो होगा वो क्या होगा, इस तरीके से, ये मैट्रिक्स जो है, इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद मैट्रिक्स से भरा हुआ होगा, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो क्या करेंगे, इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स फिल्ड विद रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। डबल मेम्ब्रेन है ये, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेलीज ये होती हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ये चीज आपको पता है। इसमें क्या होता है, जो ल्यूमन होता है वो डिवाइड होगा 2 पार्ट में, ठीक है, ल्यूमन डिवाइड होगा 2 पार्ट में, एक आउटर पार्ट हो गया, आउटर कंपार्टमेंट, और एक इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट का हमने कर लिया मैट्रिक्स, तो ल्यूमन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। इनर कंपार्टमेंट में क्या होता है ये आपको पता चल गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और यूक्लिनोइड्स में प्रेजेंट होता है, ये आप खुद लिखेंगे। प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड यूक्लिनोइड, इन दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड क्या काम करेगा, तो ये कलर देने का काम करेगा। 3 डिफरेंट टाइप के प्लास्मिड आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट क्या काम करेगा, क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहेंगे, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर, अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो हम ग्रीन कलर के होते हैं सब। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलरफुल, कलरफुल है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स यानी हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस, बट इट इज, इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये 3 पार्ट में होते हैं। सबसे पहले अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, स्टोर कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेज, ठीक है,
स्टोर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को करेगा। एक हो गया एलियोप्लास्ट, स्टोर फैट और प्रोटीन, स्टोर ऑयल एंड फैट। और तीसरा एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट इसको बोलते हैं। एल्यूरोन की लेयर बताई थी आपको सीड्स में, तो वो प्रोटीन की तो बनी हुई होती है, तो स्टोर प्रोटीन, ये प्रोटीन को स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का है, क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल है, और ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कलर नहीं है, तो वो स्टोरेज करने का काम कर रहा है। और ये 3 टाइप के वो हो गया। ठीक है, किस किस में प्रेजेंट होता है दोबारा बता रही हूँ, प्लांट्स में और यूकेरियोट में ये प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं, क्योंकि आपके पास एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या एक ही स्ट्रक्चर आपके पास है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, तो उसमें हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लोरोप्लास्ट में बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन, आप इसको भी बनाएंगे इस तरीके से। हर एक को लेंगे तो थैलाकॉइड हो गया, जहां पे क्या होता है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। ठीक है, यहां हो गया स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलती है फोटोसिंथेसिस की, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप खुद लिखेंगे ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। ठीक है, ये हो गया स्ट्रोमा लैमिना, स्ट्रोमा लैमिना जिसने जोड़ा हुआ है, पूरे की बात करते हैं तो ग्रैना। ठीक है, और इसके पास भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपके पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास है भी, और इसके पास क्या पाया जाता है, अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, और इसके पास 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये चीजें इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट राइबोसोम। तो राइबोसोम में जॉर्ज पिलाडे थे जिन्होंने सबसे पहले राइबोसोम को देखा था, जॉर्ज पिलाडे, क्वेश्चन आया हुआ है इससे भी, तो जॉर्ज पिलाडे आप खुद लिखेंगे। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो सबसे छोटा भी होता है और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। तो इट इज दैट सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज स्मॉलेस्ट एंड प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में 70S है, यूकैरियोट्स में 80S है। मैंने आपको सब यूनिट्स बता ही दी हैं। अब S क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। S होता है स्वीडबर्ग यूनिट। ठीक है, या इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। बट क्योंकि एनसीईआरटी स्वीडबर्ग यूनिट बताती है तो आपको स्वीडबर्ग यूनिट ही याद रखनी है। एस को हम क्या कहेंगे, स्वीडबर्ग यूनिट कहेंगे। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी ये सेल में प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। अब उसका नेक्स्ट चीज जो है वो आप खुद लिख लेंगे, देन साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में क्या होता है, सेल का स्केलेटन। तो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी इस तरीके से ट्यूब जैसे होते हैं, ऐसे ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल का क्या करेंगे, सेल के अंदर स्केलेटन को बनाने का काम ये करते हैं, साइटोस्केलेटन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये हेल्प करते हैं किसी भी उसमें, जैसे शेप प्रोवाइड करेंगे ये किसको, सेल को, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मैकेनिकल मतलब एक स्ट्रक्चर को टूटने नहीं देते। ठीक है, और बनते किससे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से बने हुए होते हैं। ठीक है, और दूसरा हम ये कह सकते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट भी इनमें होता है, जो इन दोनों के बीच का होता है। कि बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट हो गया पतले पतले से, फिर माइक्रोट्यूब्यूल थोड़े ठीक हो गए, और तीसरा हम इंटरमीडिएट फिलामेंट भी ले सकते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, इनसे मिलकर बनता है क्या, सेल का स्केलेटन, साइटोस्केलेटन। उसके बाद अब बात करते हैं सीलिया। नेक्स्ट बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। तो देखिए सीलिया और फ्लैजिला में क्या होता है, सीलिया तो स्मॉल होते हैं और जो फ्लैजिला होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। बोथ हेल्प इन मूवमेंट, बोथ हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अच्छा, आप देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, इस तरीके से 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 4 5 6 7 8 एंड 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ए हो गया और बी हो गया, सब में ए बी इस तरीके से। तो ए बी लिंकर हम इनको कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ए बी लिंकर ये होंगे, इस तरीके से, ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि इन्होंने स्केलेटन बनाना है ना ये। और बीच में इसमें 2 इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़े हुए होते हैं। तो पेरिफेरी में 9 कौन से, ड्यूप्लेट, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, डबल है ना ये, डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और सेंटर में पेयर यानी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसको क्या कहेंगे, 9 + 2 अरेंजमेंट,
तो सीलिया और फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसा होता है, अंदर से स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 9+2 अरेंजमेंट नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ से क्या होते हैं, ये किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ये सेंट्रल सीथ होती है, ठीक है, और ये यहाँ से इस तरीके से रेडियल स्पोक्स होते हैं, यहाँ रेडियल स्पोक्स से जुड़े हुए होते हैं, रेडियस, ठीक है, तो रेडियल स्पोक्स हम इनको कह सकते हैं कि उसी से ये क्या होंगे, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ और इसको हम क्या बोलेंगे, ये ब्रिज होता है इनके बीच में, ये ब्रिज हो गया, ये रेडियल स्पोक्स हो गए, रेडियल स्पोक्स इनसे जुड़े हुए होते हैं। तो सीलिया और फ्लैजेला के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर उनका ये होता है। ठीक है, बस ये चीज याद रखेंगे, 9+2 का अरेंजमेंट ये शो करते हैं, और जो सीलिया होता है वो छोटा होता है और फ्लैजेला जो होता है वो लॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ डबलेट होते हैं, क्योंकि इसके बाद ही मैं आपको अभी बताने वाली हूँ नेक्स्ट सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, तो उसमें हम देखेंगे कि ट्रिपलेट अरेंजमेंट होता है और उसमें 9+0 का अरेंजमेंट होगा, 1 9+2 नहीं होता। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सीलिया फ्लैजेला में 9+2 का अरेंजमेंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम उसके बाद बात करते हैं, इसके बाद सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, तो यहां कैसा होता है, ये बीच में होगा हब, और इस तरीके से तीन ट्रिपलेट होंगे, 9 की फॉर्म में, 4 हो गए, 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ क्या होता है, जो इसका ए बी और सी, ये भी ए बी और सी, यहाँ ए सी लिंकर इसको बोलेंगे, ए सी लिंकर, यानी ए सी के साथ जुड़ा हुआ है, अगेन ये, अगेन ये, अगेन ये, अगेन ये, अगेन ये एंड ये। तो इसको हम क्या कहते हैं, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट कौन दिखाता है, व्हील लाइक अरेंजमेंट, तो ये दिखाते हैं। ठीक है, कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट दिखाते हैं, और 9+0 अरेंजमेंट हम इनको कहेंगे। 9+0 क्यों, क्योंकि 9 तो क्या है, ट्रिपलेट, 3 है ना, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल एट पेरिफेरी, माइक्रोट्यूब्यूल्स एट पेरिफेरी, किनारे किनारे, और बीच में क्या प्रेजेंट है, तो एक हब प्रेजेंट है बीच में, इस तरीके से। रेडियल स्पोक्स यहाँ भी होंगे, जो रेडियल स्पोक्स यहाँ इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, तो रेडियल स्पोक्स हम यहाँ भी बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ 9+0 का अरेंजमेंट है, इस तरीके से कार्ट व्हील लाइक, नीट में क्वेश्चन बना हुआ है इससे, कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट। राइबोसोम किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज पिलाडे, उससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, और 9+0 और 9+2 अरेंजमेंट से तो बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं नीट में, तो ये याद रखिएगा 9+0 का अरेंजमेंट सिर्फ कौन शो करेगा, ये शो करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये रेडियल स्पोक्स होगा, बीच में हब प्रेजेंट होता है, और एसी लिंकर ये शो करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ हो गया आपका सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम भी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है, इन एनिमल्स। ठीक है, प्लांट में नहीं प्रेजेंट होता, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर जिन्होंने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट डिस्कवर्ड, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसे क्रोमैटिन नाम देने वाले साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग ने नाम दिया था, नेम्ड क्रोमैटिन, इन्होंने डाई यूज की थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, स्टेन किया था उसको, और उसके बाद उसकी स्टडी की थी, और तब इन्होंने क्या किया था, इसको नाम दिया था। तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे पहले नाम मतलब स्टेन किसने किया, और उसके बाद इसको नाम क्रोमैटिन किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, और न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, इस तरीके से ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर एनवलप जिसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहां पे नहीं है इसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, ये न्यूक्लियर एनवलप हो गया, न्यूक्लियर पोर से चीजें अंदर बाहर जाएंगी। ठीक है, ठीक बीचों बीच में क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, यहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ क्या होगा, डीएनए प्रोटीन ये चीजें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। फिर मतलब ये सब तो चीजें आपको पता होंगी। यहाँ नेक्स्ट अगर क्रोमोसोम में बात करते हैं कि क्रोमोसोम का
क्या क्या काम होता है ये डीएनए में, जो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम, तो अभी मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाने वाली हूँ फिर इसके बाद, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगी कि न्यूक्लियस में कैसा होता है, और जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स का बस आप देख लीजिए कि मतलब किस किस तरीके से क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो ये हम उसमें करेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल जब हम करेंगे। क्रोमोसोम्स का एक चीज देख लीजिए, ठीक बीचों बीच में क्या होता है, इस तरीके से काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा एक पी आर्म होती है, एक क्यू आर्म होती है, ठीक है, पी एंड क्यू आर्म प्रेजेंट होती है। और यहाँ इसके बेसिस में कि जो क्या है यहाँ कि आर्म्स कितनी है, बराबर है नहीं है, इसके बेसिस में हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स को करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर, कि सेंट्रोमेयर कहाँ प्रेजेंट है उसके बेसिस में। तो 4 टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस में। तो एक जो सबसे पहले हम बात करते हैं टीलोसेंट्रिक, तो टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, इस तरीके से, जो ये है बहुत छोटे होते हैं, और ये तो टीलोसेंट्रिक यानी सेंट्रोमेयर एक तरफ बहुत ज्यादा और एक तरफ बहुत कम होता है, ठीक है, इस तरीके से सेंट्रोमेयर एक तरफ बहुत ज्यादा एक तरफ बहुत कम होता है। एक्रोसेंट्रिक में बात करते हैं, तो एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा इससे थोड़ा ठीक होता है, इस तरीके से एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, तो सब मेटासेंट्रिक या पहले आपको मैं मेटासेंट्रिक बताती हूँ, ठीक बीचों बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है, मेटासेंट्रिक। और सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर है वो सेंट्रोमेयर थोड़ा सा मतलब ठीक बीचों बीच में तो नहीं होता है, एक तरफ थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जो कि सब मेटासेंट्रिक। बाकी चीजें इसमें जितनी भी हैं वो चीजें किसमें करेंगे, जो अभी मैं जेनेटिक्स आपका स्टार्ट कराने वाली हूँ, तो जेनेटिक्स में हम वो चीजें करेंगे। बस ये याद रखिएगा कि जो सेंट्रोमेयर होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर पोजीशन, सेंट्रोमेयर पोजीशन के बेसिस पे कैसे ये होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, आपको समझ आ गया। और यहाँ इसके किनारे किनारे काइनेटोकोर्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। लास्ट में अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इसी में ही एक चीज आ जाती है यहाँ, वैसे सैटेलाइट डीएनए वगैरह भी है, वो सब हम जेनेटिक्स वाले में कर लेंगे। लास्ट चीज आ जाती है इसमें माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडीज हम किसको कहते हैं, तो वो भी आप खुद ही लिख लीजिएगा। माइक्रोबॉडीज ये होते हैं, कुछ माइक्रोबॉडीज ऐसी होती हैं जो कंटेन करती हैं वेरियस एंजाइम्स को, बहुत सारे एंजाइम्स को कंटेन करती हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है कि माइक्रोबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं कभी कभी सेल्स में, और ये क्या करती है, बहुत सारे एंजाइम्स को ये प्रेजेंट करती हैं, मतलब इनमें, और प्रेजेंट होती हैं दोनों किस किस में, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये वाला जो आपका पार्ट है क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस से रिलेटेड, कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसमें 2 रीजन होते हैं, हाइड्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन रीजन, वो सारा हम जेनेटिक्स में करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाता है आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच।